नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ये ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मल में लोगों को जल्दी समझ में आता नहीं है और किताबों में भी बहुत ही टिपिकल भाषा में ये दिया हुआ रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस टॉपिक को देखने से पहले आप धैर्य बनाए रखिएगा, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर जो आपने इसमें एक भी पॉइंट मिस किया तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर जो आप फ्री हो तभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आप उसको बाद में देखिएगा, क्योंकि अगर जो आप इसको मिस किए कोई टॉपिक तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ज़रूरी है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, एकाग्रता के साथ जैसे जैसे मैं बातें बताता जा रहा हूँ उसको आप समझते रहिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण काफ़ी टिपिकल है। अगर जो आप किताबों में अगर जो इसके बारे में कभी पढ़े होंगे तो आपको इसका आकलन जरूर होगा कि आखिर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है कैसे। तो उम्मीद करता हूँ, आइए शुरू करते हैं कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। दरअसल पहले मैं बता दूं कि हम लोग जब जलवायु का वर्गीकरण करते हैं तो मैंने इससे पहले बताया था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत के ऊपर जाएंगे सवाना के बाद जाएंगे तो आपको मिलेंगे, एक तरफ मिलता है स्टेपी घास का मैदान, भूमध्य सागरीय जलवायु और हॉट डिजर्ट वगैरह, मानसूनी जलवायु। ये सब जलवायु के वर्गीकरण मैंने इससे ठीक पहले की वीडियो मैंने बनाया है विश्व भूगोल के अंतर्गत, जिसमें मैंने क्या बताया था, क्लाइमेट जोन के बारे में बताया था। तो वो तो नॉर्मल का क्लाइमेट जोन जो मैंने बताए थे वो ऐसे होते हैं, लेकिन इन्हीं सब के आधार पे कोपेन ने अपना एक जलवायु का वर्गीकरण देने का प्रयास किया। इन्होंने कैंडला एक साइंटिस्ट रहे हैं, उनके जो जलवायु के जो वर्गीकरण जिन्होंने किया था उन्हीं मानक तत्वों को उन्होंने लिया और उसको डिवीजन कर दिया। जैसे मैंने विषुवत रेखा हम पढ़ते हैं उसी तरीके से इन्होंने जो विषुवत रेखीय क्षेत्र को ए बताया, ए का मतलब मेगा थर्मल, या दूसरी तरफ से कहें तो इसको उष्ण आर्द्र कह सकते हैं। मेगा थर्मल के बाद जीरोफाइट, मतलब जीरोफाइट जानते होंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पतियों को क्या बोला जाता है, जीरोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं, तो जीरोफाइट था। ये बी के बाद था मीजोथर्मल, फिर माइक्रोथर्मल, फिर हेकिस्टोथर्मल। तो ये इतने क्या किए थे, डिवीजन किए थे। ये कैंडला के द्वारा दिए गए थे, ये याद रखिएगा। ये जो 6 नाम है कैंडला, 5 नाम जो कैंडला के द्वारा दिए गए, लेकिन जो वैसे तो ये नाम देखने में तो काफ़ी टफ लग रहे हैं, जल्दी याद होंगे नहीं। कहने का मतलब है कि आखिर ये नाम है क्या, दर्शा क्या रहे हैं। तो इन नामों को मैं आपको इधर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जो इन्होंने बताया, जो मेगा थर्मल को ए, जीरोफाइट को बी, मीजोथर्मल को सी, माइक्रोथर्मल को डी और हेकिस्टोथर्मल को ई इन्होंने बताया था। तो आखिर ये है क्या, ए मतलब कि ए वही वाला है, मेगा थर्मल का ही ए है। ए मतलब उष्ण आर्द्र, जहाँ की जलवायु कैसी हो, बहुत ही ज़्यादा उष्ण हो, मतलब कि गर्म हो, और आर्द्रता मतलब नमी बहुत ज़्यादा रहती हो। तो सीधी बात है कि जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती हो तो टेम्परेचर से, और भी इसके कई मानक हैं, जहाँ टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा अधिक रहता हो, शीत ऋतु ना होती हो, तो ऐसा क्लाइमेट कहाँ मिलेगा हमें। ऐसा क्लाइमेट हमें विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मिलेगा। तो ए इज इक्वल टू क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र हमें दर्शा रहा है। फिर बी शुष्क जलवायु, जहाँ टेम्परेचर कैसा हो, ज़्यादा हो और वर्षा कम होती हो। तो हमें कहाँ मिलेगी ऐसी चीज़ें, तो हमें ये वही इन क्षेत्रों में मिल सकती हैं जो मैंने बताया था। जो कहने का मतलब ये है कि बी का मतलब उन क्षेत्र जहाँ पे हॉट डिजर्ट हो और घास के मैदान, सवाना वगैरह ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनको आप समझ सकते हैं, जहाँ पे क्या हो, गर्मी बहुत ज़्यादा होती हो, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में खास करके देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, मरुस्थल के क्षेत्रों में तो शुष्क जलवायु हो और मरुस्थल के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेंगे, और स्टेपी के घास के मैदानों में मिलेंगे। तो अभी मैं बताता हूँ आगे, शुष्क जलवायु को बी इन्होंने बताया। फिर सी था, वो उष्णार्द्र समशीतोष्ण था। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन, उष्णार्द्र समशीतोष्ण, उष्णार्द्र है मतलब उष्ण के साथ आर्द्र है, और समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जहाँ टेम्परेचर 8 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ हो। तो ऐसे क्षेत्र कहाँ मिलेंगे, या तो आपको भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्र मिल सकते हैं, या तो चाइना टाइप क्लाइमेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम आगे इसको चर्चा करेंगे, लाइन आप देखते रहिए। फिर उसके बाद में माइक्रोथर्मल के इन्होंने बताया डी। तो डी को है शीताद्र। शीताद्र का मतलब है शीत में और आर्द्र हो, तो उसको शीताद्र बोला गया। तो इसको आप याद रखिएगा डी में। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो, 3 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो एवरेज में, और हमेशा बर्फ़ ना जमी रहती हो, मतलब बर्फ़ तो जमे लेकिन वजह से मौसम चेंज हो तो बर्फ़ पिघल भी जाए। और ई क्या था, ई था ध्रुवीय, जहाँ टेम्परेचर हमेशा 10 डिग्री से नीचे रहता हो और शीत ऋतु ना होती हो, और ग्रीष्म ऋतु ना होती हो। ग्रीष्म ऋतु ना होती हो, वहाँ पे ई बोला। तो देखिए यहाँ पे
ABCDE, ये तो मेन हो गए जो मैंने हम लोग पढ़ते हैं कि विषुवत-रेखीय, भूमध्य-रेखीय, और उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और जैसी रेखाएं वगैरह जो दिखती हैं वो तो हम नॉर्मल में पढ़ लेते हैं। लेकिन एक विशेष जलवायु को हम कैसे डिनोट करेंगे कि आखिर ये पर्टिकुलर मतलब जगह की अगर मैं बात करूँ तो कैसे डिनोट किया जाएगा, तो उसके लिए इन्होंने कुछ और मानक तय किए। क्योंकि जैसे मैंने ए को बताया, ए तो पूरे विषुवत रेखीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में भी आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो अब पर्टिकुलर जगह को डिनोट करने के लिए कि मान लीजिए कहीं पे गर्मी में वर्षा होती है, कहीं ठंडी में होती है, तो इसको पर्टिकुलर डिनोट करने के लिए इन्होंने कुछ और मानक बताए। उन्होंने उसके लिए कुछ स्मॉल लेटर का यूज किया। एफ इन्होंने बताया वे क्षेत्र थे जहाँ वर्ष भर वर्षा होती हो। अगर जो कहीं पर वर्ष भर वर्षा होती हो तो उसके लिए इन्होंने इस स्मॉल एफ शब्द यूज किया। एम इन्होंने यूज किया मानसूनी के लिए, मतलब जहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती हो, जो भारत के किस तट पे, पूर्वी तट पे आप देखेंगे तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो मानसूनी जलवायु मतलब पतझड़ी वन वहाँ पे जहाँ पे मिले, वहाँ पे उसके लिए उन्होंने स्मॉल एम यूज किया। और जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती हो, मतलब ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पे वर्षा होती हो, वहाँ पे उन्होंने उसके लिए यूज किया डब्लू। जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती हो वहाँ पे उन्होंने यूज किया एस, मतलब कि जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती हो, शीत ऋतु शुष्क हो, वहाँ पे डब्लू। जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु शुष्क हो और शीत ऋतु में वर्षा होती हो, वहाँ पे एस शब्द यूज किया। ये तो हो गए कुछ शब्द वगैरह, शब्दावली आप इनको याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार स्मॉल एम क्या है। आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे, मानसूनी है, ग्रीष्म वर्षा है, ग्रीष्म शुष्क है, या वर्ष भर वर्षा है। तो आपको अगर जो आप इसके बारे में जानते होंगे तभी आप इसको बता सकते हैं, या आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी आपसे इससे प्रश्न उठ सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखिएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो सर कोपेन ने जब जलवायु का वर्गीकरण किया तो उन्होंने 3 आधार माने थे। एक था, जैसे मैंने लिखा हुआ, एक था तापमान, दूसरा था वर्षा और तीसरा था वनस्पति। तापमान जहाँ पे ज़्यादा होगा उसी हिसाब से उस क्षेत्र में वर्षा, तापमान और वर्षा, और जहाँ पे तापमान और वर्षा जैसी होगी उसी आधार पे क्या कर लिया जाएगा, वहाँ की वनस्पति डिसाइड हो जाएगी। अगर जो मतलब कि अगर जो किसी जगह को पर्टिकुलर अगर डिनोट करना है तो आप 3 चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। वनस्पति है, वर्षा है, तापमान है, और इन्हीं के आधार पे क्या होगी, मिट्टी बनेगी। कहने का मतलब मिट्टी, क्योंकि जहाँ पे वर्षा अधिक होगी उस हिसाब से मिट्टी बन जाती है। तो इन्होंने 3 आधार लिए थे, तापमान, वर्षा और वनस्पति। ये चीज़ तीनों आधारों को याद रखिएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, तापमान, वर्षा और वनस्पति। बस उसी आधार पर देखिए, मैंने बताया ये वर्षा के आधार पर है, वर्ष भर वर्षा, मानसूनी, ग्रीष्म वर्षा, शुष्क वर्षा। और जो ये था ये तापमान के आधार पर था, उष्ण आर्द्र शुष्क जलवायु, उष्णार्द्र समशीतोष्ण, शीतार्द्र ध्रुवी, ये सब क्या है, तापमान के आधार पर। ये क्या है, ये वर्षा के आधार पर हैं। तो हमें इन दोनों के आधार पर हमें देखना है कि आखिर नेक्स्ट जलवायु आखिर बनेगी कैसे, मैंने पर्टिकुलर इस जगह को डिनोट करने के लिए कैसे बनेगी। तो अगर जो हम इसका उष्ण आर्द्र, मतलब कि अगर जो उष्ण आर्द्र का मतलब, अगर जो हम ए का मेगा थर्मल का ए ले लें और एफ ले लें यहाँ से वर्ष भर वर्षा का, अगर जो हम ए और एफ दोनों ले लें, उष्ण आर्द्र का एफ और वर्ष भर वर्षा का स्मॉल एफ, तो दोनों का अगर जो हम लेंगे तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, उष्ण आर्द्र है और हमेशा वर्षा होती रहती है, तो क्षेत्र कैसा बन जाएगा आप खुद बताइए। ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे खूब गर्मी होती हो और वर्ष भर वर्षा होती रहती हो, वह क्षेत्र हमें मैप पर कहाँ देखने को मिलेगा। तो सीधी बात है, हमें किस क्षेत्र में मिलेगा, विषुवतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो मैंने वर्ष भर वर्षा बता दिया, AF मतलब वर्ष भर वर्षा, एक क्योंकि मैंने मेगा थर्मल का लिया है तो ए का मतलब ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, और जहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा AM, ए का लीजिए ए, मतलब यहाँ से उठाइए उष्ण आर्द्र का ए और यहाँ से उठाइए एम, एम दिखा रहा है मानसूनी, मानसूनी हो जाएगा। AM क्या दिखाएगा, मानसूनी दिखा देगा, क्योंकि मानसूनी क्या है, मानसूनी जलवायु है भारत के इस तट पे। आप देख लीजिए मानसूनी जलवायु आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये मानसूनी जलवायु को दर्शा रहा है। AM क्या दर्शाएगा, मानसूनी पतझड़ वनों को भी दर्शाएगा। फिर है ए, ऊपर का उच्च आर्द्र का लीजिए ए और विंटर का लीजिए, मतलब कि ग्रीष्म वर्षा का लीजिए W, ए और W क्या दिखाएगा, सवाना को दिखाएगा। आप देख सकते हैं ए और W क्या दिखा रहा है, सवाना दिखा रहा है। तो ए उष्ण आर्द्र और
W का ग्रीष्म काल में वर्षा, मतलब वर्षा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ना होती हो। ग्रीष्म काल मतलब कि मंथली के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से वर्षा होती हो, वर्ष भर वर्षा ना होती हो, मानसूनी टाइप भी ना हो, तो वो क्षेत्र कैसा होगा, सवाना हो जाएगा। यहाँ पे इतनी वर्षा नहीं हो पाती है कि पौधे क्या हो, कि पौधे यहाँ पर किसका रूप ले लें, पौधे यहाँ पर पेड़ों का रूप नहीं ले पाते हैं, घास के रूप में ही उगे रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, AW सवाना कहलाएगा। अब हम आते हैं बी की तरफ, जो है जीरोफाइट। बी में हम देखेंगे, बी में टेम्परेचर ज़्यादा, वर्षा कम होती है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो सीधी बात है वर्षा कम। तो बी से उठाइए यहाँ का बी और यहाँ से लीजिए एस, मतलब ग्रीष्म ऋतु कैसी हो, शुष्क होती हो, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती हो और हल्का फुल्का विंटर में थोड़ी बहुत बारिश होती हो, तो वो क्षेत्र कैसा बनेगा, स्टेपी बन जाएगा। देखिए स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी आप जानते हैं मध्य एशिया के क्षेत्रों में पड़ते हैं। आपको देखोगे वहाँ के आसपास जो आप तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान के आसपास का एरिया है, और उन क्षेत्रों में आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो आपको स्टेपी थोड़े बहुत घास के मैदान आपको दिखेंगे। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनसे आप अगर जो वहाँ की दिनचर्या को आप उनके लोगों को देखें तो काफ़ी अपने दिनचर्या में काफ़ी कठिनतम रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ पे रहने लायक दशाएं नहीं रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन क्षेत्रों में क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल शुष्क होती है और ठंडी के मौसम में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। तो ये चीज़ कैसे, स्टेपी घास के मैदान होंगे। तो आप स्टेपी को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। बी के आसपास का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र पड़ेगा, यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान मिलेंगे। फिर आइए देखते हैं BW मतलब मरुस्थली। बी से उठाइए शुष्क जलवायु का बी और यहाँ से उठाइए W, ये ग्रीष्म वर्षा है। ग्रीष्म वर्षा कहाँ पे होगी, मरुस्थली क्षेत्रों में होती है। तो ये याद रखिए, यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा होती है लेकिन ना के बराबर वर्षा होती, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मरुस्थली क्षेत्र, हॉट डिजर्ट। ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, बी के आसपास का क्षेत्र ये। आइए फिर देखते हैं, फिर हम बात करेंगे उष्णार्ध समशीतोष्ण की, जहाँ पे टेम्परेचर 8 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है। इनकी खासियत ये है कि इनमें जो वर्षा होती है वो अधिकतर तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन में होती है। तो आखिर कोस्टल रीजन में कहाँ कहाँ पे हो सकती है, और तो इनको दो पार्ट में हम पढ़ सकते हैं, CS और CW। CS मतलब कि ग्रीष्म शुष्क, ग्रीष्म जो CS मतलब कि एस उठाइए ग्रीष्म शुष्क, मतलब कि ग्रीष्म शुष्क, इसका मतलब विंटर में बारिश होती होगी। तो विंटर में जब बारिश होती तो ऐसी जलवायु कहाँ मिलेगी कि भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य मतलब उष्णार्ध समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत भूमध्य सागरीय जलवायु आएगी, जहाँ पे वर्षा कहाँ होती है, ठंडियों के मौसम में होती है। इन क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ उगती हैं वो कैसी होती हैं कि सब एक प्रकार से कह सकते हैं सिट्रिक फूड जो भी है वो सब यहाँ पे उगते हैं। यहाँ पे सिट्रस वाले जितने भी आप देख लीजिए, चाहे आप नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, जैतून ले लीजिए, आप खुमानी वगैरह ले लीजिए, ये सब इन क्षेत्रों में उगते हैं। तो इनको आप भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर ये हमेशा सभी महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर पाई जाती है। और फिर CW है, CW चीन तुल्य चाइना टाइप। CW मतलब ग्रीष्म काल में वर्षा हो, विंटर शुष्क होती हो, तो ये कैसी कंडीशन मिलेगी, CW मतलब चाइना टाइप क्लाइमेट। ये आप देख सकते हैं चीन के आसपास का क्षेत्र, सी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद आते हैं शीताद्र में। शीताद्र में आप देखिए -3 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एवरेज में होता है, हमेशा बर्फ़ नहीं जमी रहती है। शुष्क ऋतु यहाँ पर नहीं होती, थोड़ी बहुत बारिश वगैरह यहाँ पे बर्फ़ वगैरह रहती है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा शुष्कता आपको नहीं मिलेगी। तो ये आप याद रखिए, इसमें कोई स्पेशल DF डिसाइड किया गया, शुष्क ऋतु नहीं होती DF में। F मतलब वर्ष भर वर्षा वाले में। फिर है D, तो हम पढ़ चुके हैं। D के बाद आइए देखते हैं E होता है ध्रुवीय क्षेत्र, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर, ग्रीष्म ऋतु नहीं। इसके लिए दो स्पेशल E और T को मिलाकर के टुंड्रा, EF को मिलाकर के टैगा बोला गया है। ET टुंड्रा को दर्शा रहा है, ET टैगा को दर्शा रहा है। और क्योंकि आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला वनस्पति E के आसपास का हो जाएगा। ये सभी जो दिखाए गए हैं ये हम अक्षांशीय आधार पे हमने इनको डिवीजन किया है, लेकिन जो कोपेन महोदय ने एक और डिवीजन किया था वो बोला गया था F। कैपिटल F जो था वो पर्वत को दर्शा रहा था, पर्वतीय जलवायु को दर्शा रहा था। तो आखिर पर्वतीय जलवायु क्या है, मैंने बताया है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं, मतलब कि उच्च अक्षांश क्षेत्रों में जाते जा रहे हैं, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। लेकिन ये तो बात हो गई हम अक्षांशों पे जाते हैं, लेकिन जब हम विषुवत रेखीय अक्षांश पे जब हम ऊंचाइयों पे जाते हैं तो वहाँ भी टेम्परेचर डाउन होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब हम, क्योंकि जानते हैं कि आप किसी भी पर्वतीय क्षेत्रों में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। ऐसी कंडीशन घटते घटते अगर जब पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए तो टेम्परेचर बर्फ़ भी आपको मिल सकती है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भी।
तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, आपको पर्वतीय जलवायु मिलेगी। तो वहाँ पे भी इसको इन्होंने एफ यूज किया था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने विषुवत रेखीय क्षेत्र बनाया है, आप जानते हैं कि यहाँ से पूरी एंडीज फैली हुई है, एंडीज फैली हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मैंने बताया आपको कि खूब गर्मी होती है, लेकिन एंडीज के चोटी पर तो बर्फ़ जमी रहती है। तो ये तो अगर जो हम ए के हिसाब से डिवीजन करें तो ये गलत है, क्योंकि ए डिवीजन जो दिखा रहा है तो पूरी तरीके से क्या ये पूरे क्षेत्र में बर्फ़ को दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उच्चावचों का भी इसमें योगदान होता है। पर्वत की वजह से ये जलवायु क्षेत्र क्या हो जाता है, एफ बन जाता है। तो ए मतलब ए और कैपिटल एफ क्या कहलाएगा, पर्वतीय जलवायु कहलाएगा। बी और कैपिटल एफ भी पर्वतीय, सी इन क्षेत्रों में पर्वतीय और बाकी के पर्वतीय क्षेत्रों को भी दर्शाता है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एक मुख्य कुछ बातें मुख्य थी, लेकिन इसमें इन्होंने कई तरीके से, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आलोचना होना तो तय ही है। उसी तरीके से जब सबकी होती तो कोपेन महोदय की भी हुई थी। उनकी आलोचना इस आधार पर की गई कि उन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण बताया, उन्होंने इसमें कृषि का योगदान वगैरह नहीं दिया है। कृषि का योगदान मतलब कि कृषिगत विशेषताओं को इन्होंने गौर नहीं किया। सीधे तौर पर इन्होंने 3 तरीके से आधार जो बताए हैं, इन पर लोगों ने अपने कड़ी आलोचना की। इनमें आलोचनाओं में थानथोट महोदय भी थे। तो आगे के हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने इसके आगे भी डिवीज़न किया था, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने उसको डिवीज़न यहाँ पे बताया नहीं। क्योंकि मैंने बताया है कि इन दोनों के आधार पर क्या वनस्पति दर्शाई जाती है। तो एक आगे की और इन्होंने स्मॉल कैप लेटर में और भी इन्होंने डिसाइड किया था डॉट करके ऊपर, लेकिन वनस्पति का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं। क्योंकि जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट यही 2 हैं, तापमान और वर्षा के आधार पर। इन्हीं के आधार पर आप इसको डिवीज़न कीजिए। मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप इन्हीं के आधार पर डिवीज़न कर देंगे, नंबर आपको अच्छे खासे जरूर मिल जाएंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर दीजिए। आपकी मर्जी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।